हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताऊंगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है या टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। सर्वप्रथम इसके परिचय के बारे में जानते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम सन 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री आर.जे. ड्यूपिट ने उपभोक्ता की बचत की धारणा को प्रस्तुत किया था एवं उपभोक्ता की बचत को उन्होंने नाम दिया था सापेक्ष उपयोगिता यानी रिलेटिव यूटिलिटी के नाम से उसको पुकारा था। तत्पश्चात प्रोफेसर मार्शल ने सन 1879 में उपभोक्ता की लगान नामक शीर्षक के अंतर्गत इस धारणा के प्रथम स्वरूप को अपनी पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज़ में प्रस्तुत किया। बाद में मार्शल ने सन 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत को मापने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने उदासीनता वक्रों की सहायता से, उदासीनता वक्र जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व्स की सहायता से इसे और वैज्ञानिक और प्रामाणिक बना दिया था। वर्तमान समय के अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत यानी वायर्स सरप्लस के नाम से संबोधित किया है। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस, इसके अर्थ के बारे में। हम जिस किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं उसकी उपयोगिता की तुलना में उसका मूल्य बहुत कम दिया जाता है। जब समाज में वस्तुओं की कमी होती है तो किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर होता है तथा जो कीमत वो वास्तव में देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। सपोज़ उपभोक्ता मार्केट में जाता है, उसके पास 10 रुपये होते हैं और वो वस्तु X को खरीदने के लिए माना 9 रुपये देता है, तो वो कीमत जो देने को तैयार है वो है 10 और जो कीमत वो वास्तव में देता है 9 रुपीज़। तो इसका अंतर जो होगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो जो एक आएगा ये कहलाता है उपभोक्ता की बचत। अब हम इसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम मार्शल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्शल, उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु के लिए वास्तव में दिए गए मूल्य के अतिरिक्त जो अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है वह इस अधिक संतुष्टि की आर्थिक माप है और उसे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोफेसर पेंसन के अनुसार जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं उन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। टॉजिंग के अनुसार समस्त तुष्टि गुण और समस्त विनिमय कीमत को मापने वाली राशियों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भी इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि किसी वस्तु से मनुष्य जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त करता है वो उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि तथा उसे प्राप्त करने के लिए त्यागी गई संतुष्टि का अंतर है। अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत को हम कैसे निकाल सकते हैं। कुल उपयोगिता माइनस कुल व्यय। उपभोक्ता की बचत के लिए सबसे पहले हमें टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता को पता होना चाहिए हमें, और कुल व्यय को उसमें से हम माइनस करते हैं। कुल व्यय के लिए हमें प्रति इकाई कीमत पता होनी चाहिए और खरीदी गई वस्तु की इकाइयाँ पता होनी चाहिए। तो संक्षेप में हम देखें तो कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत बराबर कीमत जो हम देने को तैयार हैं और माइनस कीमत जो हम वास्तव में देते हैं, उनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इस संबंध में सबसे पहले हम मार्शलियन व्यू पॉइंट को जानते हैं। मार्शल का इस बारे में क्या दृष्टिकोण था। उपभोक्ता की बचत का विचार तुष्टि गुण हास नियम लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न्स पर आधारित है, जो कि मार्शल के द्वारा दिया गया है। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदता है उसका सीमांत तुष्टि गुण कम होता जाता है
उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि दी हुई कीमत समान तुष्टिगुण के बराबर हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों के उपभोग से जितना तुष्टिगुण प्राप्त करता है, उसे कीमत के रूप में उससे कम तुष्टिगुण का त्याग करना पड़ता है। अतः उपभोक्ता जो अतिरिक्त तुष्टिगुण प्राप्त करता है, उसी से उपभोक्ता की बचत का जन्म होता है। माना अगर किसी व्यक्ति को कोई भूख लगी है, तो वो जब पहली इकाई का रोटी का सेवन करता है तो उसे उपयोगिता सबसे अधिक प्राप्त होती है। जैसे जैसे वो रोटियों का सेवन करता चला जाता है, उसकी उपयोगिता जो होती है, रोटी की उपयोगिता उसके लिए कम होती चली जाती है। और लास्ट अगर माना वो छठी रोटी उसने लास्ट खाई, तो उस पर उसे 0 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। इसमें टेबल में आप देख सकते हैं वस्तु की 6 इकाइयाँ ली गई हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है MU, जो कीमत उपभोक्ता देने को तैयार है, जो कि हमने पैसों में लिखी है। एक इकाई के लिए उपभोक्ता 100 पैसे के बराबर कीमत देने को तैयार है, दूसरी इकाई के लिए 80, तीसरी के लिए 60 पैसे के बराबर, चौथी के लिए 50 पैसे के बराबर, पाँचवीं के लिए 30 पैसे के बराबर और छठी के लिए 20 पैसे के बराबर उपभोक्ता कीमत देने को तैयार है। तीसरा कॉलम हम देखते हैं कि कीमत उपभोक्ता जो वास्तव में चुकाता है वो कैसी है, कांस्टेंट है, स्थिर है। उसको भी हमने पैसे में दिखाया गया है। उपभोक्ता 1 से लेकर 6 इकाइयों तक के लिए बिल्कुल 20 पैसे कीमत देने को तैयार है, जो कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब इसमें हम उपभोक्ता की बचत कैसे निकालते हैं कि उपभोक्ता पहली इकाई के लिए 100 पैसे कीमत देने को तैयार है और वास्तव में जो कीमत देता है वो 20 पैसे के बराबर है, तो इनका अंतर हो गया 80। 80 हमारी उपभोक्ता की बचत है। नेक्स्ट के लिए 80 की पैसे देने को तैयार है, वास्तव में देता है 20, तो उपभोक्ता की बचत 60 के बराबर है। तीसरी इकाई के लिए उपभोक्ता 60 पैसे के बराबर कीमत देने को तैयार है, देता एक्चुअल में वो 20 पैसे के बराबर है, इसलिए उपभोक्ता की बचत हो गई 40। नेक्स्ट के लिए 30, फिर 10 और फिर लास्ट में कीमत जो वो देने को तैयार है और जो चुकाता है कीमत, वो दोनों बराबर होती हैं, इसलिए उपभोक्ता की बचत हो जाती है 0 के बराबर। अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। माना हमारे पास 6 इकाइयाँ हैं किसी वस्तु की, तो n = 6। कीमत जो देने को तैयार है, इन सब को हमने प्लस कर लिया, तो टोटल यूटिलिटी हमारी 340 आ गई। कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है, P यानी कि 120 हो गई और उपभोक्ता की बचत को हमने जोड़ा तो CS कंज्यूमर सरप्लस हमारी 220 आ गई। अब उपभोक्ता की बचत का फॉर्मूला जो आपने अभी पहले देखा था, कुल उपयोगिता माइनस प्रति इकाई कीमत इनटू खरीदी गई इकाइयाँ। कुल उपयोगिता हमारी है 340, हमने 340 लिख दिया। प्रति इकाई कीमत है हमारी 20 रुपये है, तो हमने यहाँ पर 20 रुपये लिख दिया। और ख़रीदी गई इकाइयाँ हमारी 6 हैं, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 340 माइनस 26 जा 120 और इसको माइनस अगर हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 220 उपभोक्ता की बचत, जो कि हमारा यहाँ पर भी निकल के आया है। मार्शल ने अविभाज्य वस्तुओं और विभाज्य वस्तुओं के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सर्वप्रथम हम जानते हैं अविभाज्य वस्तुएं कौन सी होती हैं। अविभाज्य वस्तुएं जिनको कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, आपस में बांट नहीं सकते, जैसे घड़ी, रेडियो, टेलीविज़न आदि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इस डायग्राम में हमने OX पर वस्तु की इकाइयों को लिया है और OY पर कीमत और उपयोगिता को दिखाया गया है। उपभोक्ता वस्तु की पहली इकाई के लिए 100 पैसे के बराबर कीमत देने को तैयार है, जहां पर उसे 80 पैसे के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। दूसरी इकाई के लिए वो 80 पैसे देने को तैयार है, जहां पर उसे बचत 60 के बराबर प्राप्त होती है। तीसरी के लिए वो 60
पैसे देने को तैयार है, जहां उपभोक्ता की बचत उसे 40 पैसे के बराबर प्राप्त होती है। चौथी के लिए वो 50 पैसे देने को तैयार है, जहां उपभोक्ता की बचत उसको 30 के बराबर प्राप्त होती है। पाँचवीं के लिए वो 30 देने को तैयार है पैसे, जहां पर उपभोक्ता की बचत 10 के प्राप्त होती है उसे। और लास्ट इकाई पर उसे 0 जो है वो उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। तो इसमें ये सारी उपभोक्ता की बचत है, ये पोर्शन। और इसके अलावा जो भी हमारा पोर्शन आता है, ये हमारी सारी उपभोक्ता की बचत है, और यहाँ पर उपभोक्ता को कोई भी बचत प्राप्त नहीं होती है। विभाज्य वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनको हम आपस में बांट सकते हैं, वो कहलाती हैं विभाज्य वस्तुएं, जैसे दूध, फल, मक्खन आदि। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की इकाइयाँ, ओ वाई पर कीमत और उपयोगिता के बारे में बताया गया है। जब हमारे प्राइस OP1 के बराबर हैं, तो हमारी क्वांटिटी कितनी उपभोक्ता खरीदता है, OQ के बराबर खरीदता है, और उससे उसे यूटिलिटी यानी उपयोगिता प्राप्त होती है DE1 और P1 के बराबर। और संतुलन बिंदु इसमें हमारा रहता है E1, हमारा संतुलन का बिंदु रहता है। अब अगर प्राइस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्राइस हमारे OP1 से OP हो जाते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वांटिटी बढ़कर OQ2 हो जाती है, और यूटिलिटी बढ़कर जो हो जाती है वो D, P और E हो जाती है। संतुलन का बिंदु E हो जाता है, संतुलन का बिंदु E हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए, अगर प्राइस बढ़कर OP1 से OP2 हो जाते हैं, तो क्वांटिटी कम रहकर OQ1 हो जाती है, और उपयोगिता हो जाती है DE2 और P2, और संतुलन का बिंदु E2 हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें वस्तु की इकाइयाँ ओ एक्स एक्सिस पर हैं और ओ वाई पर उपयोगिता को दिखाया गया है। तो प्रस्तुत रेखा चित्र में आप देखेंगे तो कुल उपयोगिता जो है हमारी वो OMPT के बराबर होती है, और वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग होता है हमारा OMPR के बराबर होता है। अगर हम कुल उपयोगिता में से वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा दिए गए त्याग को घटा देते हैं, तो हमें उपभोक्ता की बचत जो है वो RPT के बराबर प्राप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में अब हम उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं, आलोचनाएं और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट में उपभोक्ता की बचत में हम हिक्स के जो विचार हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।